Naturally, I'm nervous today evening. I've been talking, interacting with the youth, but today I know I'm faced with all of you successful people, entrepreneurs, the faculties who are teaching management, and so on and so forth. I've been given two subjects. One is that how do you avoid the politicking in the organization? How do you keep the human resource together? How do you keep them work towards the same objective? Or keep in the line with the vision of the organization? And the second subject is that after having achieved success, how do you grow further? So these are the two subjects, yes. Rajeev ji? Yeah. So, I mean, if we combine these two, I think it's pretty much that how do you run your business successfully? Because in running any business, unless you have the right human resource, ठीक लोग जब तक काम करने के लिए आपके पास नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 1967 में, 1967 में मैं दाल मिल प्रोसेसिंग यूनिट चलाता था। कोई एम्प्लॉय नहीं था, एक्सेप्ट जो मिल के अंदर वर्कर्स हैं, मिस्त्री है, फोरमैन है। मेरे दो छोटे भाई स्कूल से आते थे, मेरी मदद करते थे। मैं भी अकाउंटेंट भी था, परचेजर भी था, सेलर भी था। वहाँ से जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, हिसार एक जगह हरियाणा में जहाँ शुरू किया था, दिल्ली आया मैं 1970 में। वहाँ पे आके पहले एक एम्प्लॉई साथ में मुनीमजीत साथ लगे, जबकि बचपन में हमने फैमिली बिजनेस में देखा था बीसियों मुनीम, बीसियों एम्प्लॉई थे, लेकिन क्योंकि बिजनेस डाउनटर्न देखा, हमने जब शुरू किया ज़ीरो था। तो 70 में पहला एम्प्लॉई हायर किया, दूसरा एम्प्लॉई हायर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक हादसा हुआ, हादसा कहिए, इवेंट, इंसिडेंस कहिए। हमने ऑलरेडी अदर देन फूड ग्रेन, हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलीथीन कवर बनाने शुरू किए थे। फूड ग्रेन को ओपन में स्टोर करके उसको ऊपर ढक दें तो बारिश वगैरह में भी अनाज सेफ रहेगा। ऐसे वो उसको बोलते थे हम कैप कवर्स। अच्छा बिजनेस था। तो फर्स्ट टेंडर हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरे टेंडर की तैयारी थी। जैसे परसों बिडिंग होना है तो सील्ड एनवलप में बिड जाना है। अब ये दूसरे एम्प्लॉई साहब जो हमारे ज्वाइन किए थे, उन्होंने अपने किसी और बिजनेसमैन के साथ एक सौदा कर लिया और ये कहा कि सुभाष जी, दो बिडर हैं, दो में से एक सुभाष जी हैं, तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि रेट क्या जाना है, क्योंकि टाइपिंग तो मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे करना है और हम लोग पार्टनर रहेंगे। वो दोनों हमारे एम्प्लॉई उनके साथ मिल लिए। तो 2 दिन पहले से ही वो शाम को मुझे कहने लगे कि जी टेंडर डॉक्यूमेंट भर दें। मैं कहा यार परसों देना है, इतनी जल्दी क्या है। बट वो बार बार इंसिस्ट करते रहे। मैंने कहा चलो कल सुबह करेंगे। अगले दिन भी जब उन्होंने काफ़ी कुछ कहा तो कहीं पे मुझे सिक्स सेंस जो थी, वो जिसने मुझे हमेशा मदद की है, वो आई। यार कुछ गड़बड़ है, ये आदमी इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है इस बात को।
तो खैर जैसे वो सिक्स सेंस काम की, मैंने उसको रेट भरवा दिया। मान लीजिए रेट मुझे भरना था 1500 रुपये, तो मैंने उसको 1700 भरवा दिया और टेंडर वो चला गया 2 घंटे पहले, जिस दिन टेंडर सील होना था। साइड से मैंने दूसरे एक ड्राइवर को भेजा रियल रेट करके, एक अमेंडेड, जब तक टेंडर का बक्सा सील नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं टाइम से पहले। वो उनकी जानकारी के बिना दूसरा बिड डलवा दिया वो। तो जब खुला तो निकल के ये समझ में आ गया सब कि भाई ये वाकई मिली भगत थी, क्योंकि एक नई पार्टी आ गई, उसने जिस ढंग से व्यवहार किया, जिस ढंग से उन लोगों का वातावरण रहा, तो ये एक्सपीरियंस कि आपका एम्प्लॉय भी अपना एम्बिशन रखता है और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने में या उसको आपके लफ्ज़ों में चीट करने में और उनके अपने शब्दों में कि मुझे भी अपना एम्बिशन पूरा करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। वो देखते हैं कि बिजनेसमैन आजकल क्या, शुरू से ही बिजनेसमैन भी चोरी चपारी झूठ सब करते तो रहे हैं, मैं भी करता हूं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया। तो उसको कैसे रखना, कई बार हम लोग समझते हैं कि अच्छी तनख्वाह दो, अच्छा टेक केयर करो, तो शायद ईमानदारी आपके पास रहेगी। कई बार सब कुछ पे करने के बाद भी, अच्छा देने के बाद भी ऐसी शायद चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसको कैसे टैकल किया जाए, ये एक प्रश्न है। आई डोंट नो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कोई आप में से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस विषय में तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। मैंने 1981 में ट्रेनी सेल्स इंजीनियर का जॉब लिया और छोटी कंपनी थी, तो फर्स्ट डे से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे वो लोग। इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग दे से गो हियर गो देयर निगोशिएशन। तो काफ़ी जगह पे सिमिलर निगोशिएशन में दूसरे लोग भी आते थे। तो वी वर इन इंडस्ट्रियल वॉल्स बिजनेस, एक्सन्स मैकेनिकल एंटरप्राइज ये कंपनी थी। तो एक आदमी था जिसका खुद का वॉल का बिजनेस था और ओनर था। तो 6 महीने के बाद में उसने मुझे खाने के लिए बुलाया, तो मैं गया। तो उसने मुझे बोला कि जितनी इंक्वायरी आपके पास कंपनी में आती है उसकी एक कॉपी मुझे आप दिया करो, बाकी आप मुझे प्राइस भी कुछ बताना मत, तो मैं भी कोटेशन दूंगा। तो आइदर आई विल गिव यू सम शेयर और 50 रुपीज़ पर इंक्वायरी आप ले लो। तो मैं सोचने लगा, ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था कि क्या ईमानदारी है, क्या किसको बेईमानी बोलते वो भी मालूम नहीं था। और मैंने उसको बोला कि ठीक है हम लोग वापस मिलते हैं, मैं सोच के बताता हूँ। फिर मैं सोचा और फिर उसको वापस मिला। तो उसको मैंने बोला कि समझो मैं हाँ बोलता हूँ और मेरी कंपनी में मालूम पड़ जाता है तो मुझे निकाल देंगे और तुम भी नहीं रखेंगे। आपको समझ आ गया कि ये बेईमानी है। हाँ और मैंने उसको नहीं, उसके आगे मैंने उसको बोला कि और तुम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं तुमको मालूम है मैं तुम्हारी भी इंक्वायरी किसी को दे दूंगा। तो मैं बोला मैं तो दोनों तरफ से रास्ते पे आ जाऊंगा। तो मैं बोला मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, कुछ भी होए। थैंक यू। देखिए मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, तजुर्बा आया, 95% से 98-99% तक लोग बाय नेचर ईमानदार होते हैं। वो जानते हैं कि क्या गलत क्या सही। और भारतवर्ष की एक परंपरा रही, एक बड़ा जो हम लोगों को बचपन से सीखने को मिला, उसका बड़ा भाग रहता है। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। और सही और ईमानदार आदमी को भी अगर हम सिस्टम प्रोसेसेस के ज़रिए
कुछ हिसाब किताब के सिस्टम के बिना अगर हम रखते हैं तो अच्छे से अच्छा बेईमान आदमी भी, ईमानदार आदमी भी बेईमान बन सकता है और बन जाता है।